नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ ऐना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज दुनिया में जो खबर सबसे ज़्यादा चर्चे में है, सबसे ज़्यादा तशवीश और परेशानी का बायस बनी हुई है, वो इसराइल और फ़लस्तीनी जंग से मुताल्लिक़ है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ हुआ। उसके बाद से इसराइल ने जिस तरह की दरिंदगी का मुजाहरा किया, जिस तरह वहशियाना बमबारी का गज़ा को निशाना बना रहा है, वो रोंगटे खड़ा करने वाला है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अब तक 44,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिसमें 70% ख़वातीन और बच्चे हैं। इसके अलावा 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि 70 से 80% जो ज़ख्मी फ़लस्तीनी है वो मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। यहाँ तक आपको बता दें कि इसराइल की दरिंदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइल ने गज़ा को कब्रस्तान में तब्दील कर दिया है। उसके बावजूद भी हम सलाम करते हैं फ़लस्तीनी जंगजुओं को, फ़लस्तीनी जांबाज़ों को, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को, जो जज्बे शहादत लिए इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी का मुकाबला कर रहे हैं, जुल्म व जबर का मुकाबला कर रहे हैं। बहरहाल, जहाँ तक इसराइल का सवाल है, आप देखेंगे कि इसराइल अमेरिका की हिमायत पर इन्हिसार किए हुए, और अब एक खबर ये आई है कि इसराइल फिलवक्त तारीख की सबसे महंगी तरीन जंग लड़ रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन यानी सितंबर में इसराइल के जो वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए, मीडिया से खिताब करते हुए कहा था कि इसराइल के लिए ये जंग तारीख की सबसे तवील जंग साबित हो सकती है। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस जंग पर 68 यानी 54 यानी 54 अरब डॉलर से लेकर 68 अरब डॉलर्स के मसारिफ आ सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरह हिजबुल्लाह हरकत में आ गई है। हमास अपने सरबराह यहिया सिमार की शहादत के बाद इंतहाई बरहम है, और इंतहाई बरहमी की हालत में इसराइल की तबाही व बर्बादी का सामान कर रही है। इसराइल ऐसे में खौफजदा हो गया है। और वैसे भी आप अच्छे तरह जानते हैं, जैसे ही इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ पंगा लिया, उसके बाद से तो ऐसा लगता है कि इसराइली फ़ौजियों की हलाकतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जैसे ही हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया, फिर यहिया सिमार को शहीद किया गया, उसके बाद इसराइल के कम से कम 50 से ज़ायद 50 जो हैं सिपाही मारे गए हैं, जबकि 30 शहरी भी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। आपको बताना यह है कि जैसा कि मैंने कहा है कि ये जंग तवालत इख्तियार कर सकती है और इसराइल के लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है, जानी लिहाज से और माली लिहाज से। मिसाल के तौर पर जो दिफाई माहिरीन हैं, उनका कहना है कि अगर ये जंग तवालत पकड़ती है तो फिर इसराइल को 100 अरब से ज़ायद के मसारिफ इस पर आएंगे, उसे नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। वैसे भी नाज़रीन, इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है, और आपको बता दूं कि शुमाली गज़ा में इसराइल जिस अंदाज में वहशियाना बमबारी कर रहा है, उस वहशियाना बमबारी में कहा जाता है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 84 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद हुए हैं, जिसमें 50 बच्चे हैं। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह इसराइल जानबूझकर फ़लस्तीनी बच्चों को निशाना बना रहा है, फ़लस्तीनी ख़वातीन को निशाना बना रहा है, और उनकी नस्ल कुशी और उनके कत्लेआम पर का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वैसे भी नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं ईरान से एक बयान आया है। ईरान के जो सरबराह आला है यानी आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई, उन्होंने एक बयान में कहा कि ईरान इसराइली हमले के जवाब में इसराइल और उसके इत्तेहादी अमेरिका को ज़रूर जवाब देगा, हर सूरत में जवाब देगा। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिन मशरिक़ वस्ता के लिए और सारी दुनिया के लिए बड़े आजमाइशी होंगे, क्योंकि आपने देखा कि इसराइल और फ़लस्तीनी जंग के आगाज़ के बाद से, और फिर उसके बाद ईरान पर इसराइल हमला करता है, फिर इसराइल का जवाब जो है ईरान ख़तरनाक हमले की शक्ल में देता है, फिर इसराइल हमला करता है। तो आप देखेंगे कि अब ये सिलसिला जारी रहेगा, और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में जो कीमतें में इजाफा हो रहा है वो भी भयानक है, और ख़ास तौर पर उसका असर हिंदुस्तान पर पड़ सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो 80% तेल की ज़रूरियात है वो बैरूनी ममालिक से मंगवाए गए तेल से पूरी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ईरान के सरबराह आला जो यानी मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम इसराइल को अपने हमले का जवाब देकर रहेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर है। लेकिन दूसरी खबर ये भी आ रही है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल के साथ ताल्लुक़ात हम नहीं रख सकते या मामूल पर नहीं आ सकते। इस बात का जो इजहार है सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने किया है। उन्होंने अमेरिका के एक नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है, और कहा कि फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ तक पूरे खित्ते की सलामती और दांव पर लगी रहेगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह आलमी ताकतें इस
یعنی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سنجیدگی سے یہ کوششیں نہیں ہو رہی ہیں، ورنہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اسرائیل نے فلسطین کے علاقوں کو، خاص طور پر غزہ کو قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا فی الوقت تماشا دیکھ رہی ہے، اور اقوام متحدہ کا جو رول ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کا معاندانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ انتہائی ایسا لگتا ہے کہ مفلوج ادارہ ہو گیا ہے وہ، اور اس کی تحلیل بھی اب ضروری ہو گئی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک امریکی انتخابات کا سوال ہے، اس بارے میں بھی ہمارے پاس خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اب صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں امریکی صدارتی انتخابات کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مقابلہ بڑے ٹکر کا ہے، بڑا سخت مقابلہ ہے، اور کوئی بھی امیدوار کامیاب ہوگا تو بہت ہی کم اکثریت سے کامیاب ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ مشیگن میں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عربوں اور بنگلہ دیشیوں کی کافی تعداد ہے، اکثریت ہے، وہاں پر ٹرمپ نے ایک ریالی سے خطاب کیا، اور اس دوران اس ریالی میں آپ کو بتا دوں کہ آزاد فلسطین کے نعرے بلند کیے گئے۔ پھر آپ کو اب یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ امریکہ مسلسل اسرائیل کی تائید کر رہا ہے، تو اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں B-52 طیارے اور بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دن بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مشیگن میں مسلمانوں کے مسلم ووٹرز کا سوال ہے، وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جیت اور ہار کا، یعنی کسی بھی امیدوار کے جیت اور ہار کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کینیڈا، اور کینیڈا کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی لیے چلتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کینیڈا اور امریکہ میں ایسا لگتا ہے کہ جو علیحدہ تحریکیں چل رہی ہیں، خاص طور پر خالصتانی تحریک، اس کے حامیوں کو وہاں پناہ دی جا رہی ہے، جیسا کہ حکومت ہند بھی کر رہی ہے، مرکزی وزارت خارجہ بھی کر رہی ہے۔ تو بہرحال ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج کل ہمارے وزیر داخلہ امت شاہ کا نام بہت زیادہ زور و شور سے لیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ کینیڈا ہو یا پھر امریکہ ہو یا ان کے میڈیا ہو، اس میں امت شاہ کے نام پر رپورٹس بھی چھپ رہی ہیں، اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر کینیڈا کے ایک نائب وزیر خارجہ ہیں ڈیوڈ موریسن، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ امت شاہ کے حکم پر کینیڈا میں اور بیرونی ممالک میں علیحدہ خالصتان تحریک کے حامیوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ امت شاہ نے قاتلوں کو حکم دیا ہے، حملہ آوروں کو حکم دیا ہے کہ وہ علیحدہ خالصتان کے جو حامی ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں ہو چاہے امریکہ میں ہو، انہیں چن چن کر قتل کریں۔ یہ الزام کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ نے عائد کیا ہے، جن کا نام ڈیوڈ موریسن ہے۔ اور ڈیوڈ موریسن کے بیان جیسا ہی آیا، ہندوستان نے برہمی کا اظہار کیا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کینیڈا کے اس وزیر کے الزام کے بعد آپ کا انڈیا نے کینیڈین جو منسٹر کے اس الزام کو لغو اور بکواس قرار دیا ہے۔ ہندوستان نے کینیڈین سفارتکار کو طلب کر کے اپنا احتجاج بھی درج کروایا ہے۔ یہ مرکزی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کے مطابق کینیڈین ہائی کمیشن کے ایک نمائندے کو طلب کر کے اسے ڈپلومیٹک نوٹ حوالے کیا گیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک واشنگٹن پوسٹ کا سوال ہے، اس میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، اور اس رپورٹ کے بارے میں ڈیوڈ موریسن جو کینیڈین ڈپٹی فارن منسٹر ہے، انہوں نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ امت شاہ ان حملوں کے پیچھے اور ان قتلوں کے پیچھے امت شاہ ہیں۔ تو لیکن ہندوستان نے تو اسے بڑی حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا ہے، لیکن امریکہ نے بھی اس واقعے کو سنجیدگی سے لیا ہے، اور اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستانی وزیر داخلہ امت شاہ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں، یا ان کی ایما پر اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ اپنے سفارتکار کو ہندوستانی حکومت کی جانب سے طلب کیے جانے کے بعد کیا اقدامات کرتی ہے۔ ویسے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالیہ عرصے کے دوران کینیڈین گورنمنٹ نے ہندوستان کے 6 سفارتکاروں کو اپنے ملک سے نکال دیا تھا۔ جواب میں ہندوستان نے بھی اپنے ملک میں متعین کینیڈا کے 6 سفارتکاروں کو ملک سے باہر کیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان جو تناؤ کی کیفیت ہے، کشیدگی کی کیفیت ہے، آنے والے دنوں میں وہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ لیکن امریکہ کیا کرتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ یعنی دوتاواس کے پرتیندھی کو سمن کیا تھا 29 اکتوبر 2024 کو اٹاوا میں ساروجنک سرکشا اور راشٹریہ سرکشا پر استھائی سمیتی کارروائی کے سندرب میں
एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्योद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। Ishi, your question regarding certain celebration that you referred in the parliament. All along we have been making our point very clear about our views very clear about extremism and the culture of violence and anti-India activities in Canada. This is our core concern with the Canadian government, and we hope that they will take action against these. नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में और बैरून ममालिक खासकर कनाडा और अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के या गैंग के या गैंगस्टर्स के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद रखा गया है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो कनाडा में रूपोश है या कनाडा में मुकीम है, अब कहा जा रहा है कि वो अमेरिका में है। लेकिन अब उसके बारे में एक खबर आई है कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से वापस लाने यानी मुल्क में वापस लाने, गिरफ्तार करके वापस लाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है या उसका अमल शुरू हो चुका है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे हिंदुस्तान में लाने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फिल वक्त वो अमेरिका में है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का सवाल है या गैंग का सवाल है या उसके भाई अनमोल बिश्नोई का सवाल है, अनमोल बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वो फिल्म स्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का जो वाक़या पेश आया था उसमें मतलूब है। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका की एक खुसूसी अदालत ने अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और उसके बाद से ही बम्बई पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और ये भी कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दी गई है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक नारा बहुत ही जोश व खरोश से लगाते हैं और वो समझते हैं कि ये नारा उन्हें लोगों के करीब कर देगा, ख़ासतौर पर जो बेटियां होती हैं उनके करीब कर देगा, उनके दिल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा होगा। वज़ीर आज़म ने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये नारा पूरी तरह खोखला साबित हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात ख़ासतौर पर बीजेपी के ज़र इख्तियार रियासतों या बीजेपी के इत्तेहादी जमातों की ज़र इख्तियार रियासतों में लड़कियों के यहाँ तक कि 3 साला लड़कियों के इस्मत रेज़ी के वाक़यात भी पेश आने लगे हैं और इस तरह की दरिंदगी करने वालों को जब तक इबरतनाक सज़ाएँ नहीं दी जाती तब तक इस तरह के जराइम का सिलसिला जारी रह सकता है। हम आपको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश का एक इलाका है तिरुपति हिंदुओं के लिए मजहबी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और आपको बता दें कि उस अहमियत के हामिल इलाके में जहाँ दूर दूर से हिंदू जो भक्त होते हैं या हिंदू यात्री होते हैं, अक़ीदतमंद होते हैं, वहाँ आते हैं। तो बहरहाल तिरुपति ज़िले में एक 3 साला लड़की का रेप और मर्डर कर दिया गया और ये बताया जाता है कि उस लड़की के पड़ोसी ने, जो हमेशा लड़की के साथ उसके मामू की तरह रहा करता था और उसके माँ के भाई की तरह रहा करता था और उसकी माँ इस लड़के से, जिसकी उम्र 22 साल बताई गई है, उसके साथ अपने भाई की तरह सलूक रवा रखती थी, उसने ही इस लड़की को चॉकलेट का लालच दिया और फिर चॉकलेट का लालच देकर एक सुनसान मैदान में ले गया, उसके साथ यानी मुँह काला किया और फिर उसे कत्ल करके एक खेत में दफन कर दिया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस लाश को तो बरामद कर लिया गया है और तफ्तीश पर मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। अब ये कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की
کہ NDA کی حلیف ہیں، تو بہرحال انہوں نے متاثرہ جو خاندان ہیں اس کے لیے 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ کیا 10 لاکھ میں وہ 3 سالہ لڑکی واپس آئے گی؟ کیا اس کی عزت واپس آئے گی؟ اور کیا خاندان کو جو تکلیف پہنچی ہے، جو درد یا رنج و الم میں وہ خاندان مبتلا ہوا ہے، کیا وہ اس سے باہر نکل پائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ بہرحال ناظرین، جہاں تک اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ راجستھان میں BJP کی حکومت ہے، وہاں پر بھی حالیہ عرصے کے دوران ایک 3 سالہ لڑکی جو اپنے گداگر ماں باپ کے ساتھ مندر کے باہر سو رہی تھی، اس کا اغوا کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ منہ کالا کیا گیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی ہو یا وزیر داخلہ امت شاہ ہو یا BJP کی زیر اقتدار ریاستیں ہوں یا اپوزیشن کی زیر اقتدار ریاستیں ہوں، یہاں پر ماؤں، بیٹیوں، بہوؤں اور بہنوں کی حفاظت کو یقینی بنانا بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا جو نعرہ ہے وہ اسے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ بیٹی بچ نہیں رہی ہے تو پڑھ کیسے سکے گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے چلتے ہیں ہندوستان کے تاریخی شہر حیدرآباد۔ حیدرآباد فرخندِ بنیاد میں جس طرح ترقی کے منازل بڑی تیزی سے طے کر رہا ہے حیدرآباد، وہ ساری دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بلند و بالا عمارتوں کے لیے اور یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ طبی سیاحت کے لیے حیدرآباد کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخی عمارتوں کے ساتھ ساتھ یہاں کی تہذیب و تمدن، یہاں کی مہمان نوازی، یہاں کی محبت، یہاں کی مربت کے معاملے میں بھی حیدرآباد ایک مثالی شہر ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اب حیدرآباد اس لیے بھی دنیا کے نقشے میں ایک اہم مقام حاصل کرنے جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر حیدرآباد میں ایک باپو گھاٹ ہے، لنگر ہوس علاقے میں۔ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جب گاندھی جی کو امر کیا گیا تھا، ناتھو رام گوڈسے نے ان کے سینے میں گولیاں اتاری تھی، اس وقت گاندھی جی نے ہے رام کہا تھا، یعنی ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ ہے رام تھے۔ تو بہرحال ناتھو رام گوڈسے کی اولادیں آج بھی باقی ہیں جو کس طرح فرقہ پرستی کو ہوا دے رہی ہے اور ہر روز کہیں نہ کہیں ایک باپو کا قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت ہے اور کانگریس کی ریونت ریڈی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں گاندھی جی کا سب سے بلند قامت جو مجسمہ ہے وہ حیدرآباد کے باپو گھاٹ میں نصب کیا جائے گا۔ اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجسمہ سردار پٹیل کے مجسمے یعنی اسٹیچو آف یونٹی سے بھی کہیں زیادہ یعنی بلند قامت ہوگا۔ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ گجرات میں ہندوستان کے سابق نائب وزیر اعظم جو یعنی پہلے نائب وزیر اعظم تھے اور پہلے وزیر داخلہ تھے سردار پٹیل، ان کا مجسمہ جو 527 فٹ بلند ہے وہ بنایا گیا۔ اور کانگریس نے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے یہ مودی حکومت پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ سردار پٹیل کے مجسمے کی تنصیب میں بھی چینی فولاد اور دوسری چیزیں استعمال کر رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ ریونت ریڈی حکومت نے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کا پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے اور اسی پروجیکٹ کے ایک حصے کے طور پر باپو گھاٹ میں مہاتما گاندھی کا سب سے بلند قامت مجسمہ نصب کیا جائے گا۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو فی الوقت بہار کے پٹنہ میں گاندھی جی کا سب سے بلند قامت مجسمہ ہے جس کی بلندی 72 فٹ بتائی جاتی ہے۔ ویسے بھی حیدرآباد میں حالیہ عرصے کے دوران خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ KCR کے دور حکومت میں سیکریٹریٹ کے بالکل قریب، حسین ساگر کے بالکل قریب، وہاں ڈاکٹر BR امبیڈکر کا بلند قامت مجسمہ نصب کیا گیا جو عوام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور اس کی جو بلندی ہے یا بلند قامتی ہے وہ 125 فٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح گاندھی جی کے مجسمے کو یعنی وہاں پر نصب کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان کے بارے میں عالمی سطح پر یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ معاشی طور پر بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہندوستانیوں کی محنت کا سوال ہے وہ غیر معمولی طور پر محنتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پھر بیرونی ممالک میں برسر روزگار۔ ویسے بھی اگر دنیا میں سونے کے ذخائر کا جائزہ لیا جائے کہ سب سے زیادہ سونے کے ذخائر کہاں ہیں تو ہر کوئی ایک بتائے گا کہ امریکہ واحد ملک ہے جہاں پر سونے کے سب سے زیادہ ذخائر ہے۔ یہ ہم نہیں کریں، ورلڈ گولڈ کونسل نے بھی اپنی ایک تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ سونے کے سب سے زیادہ ذخائر امریکہ کے پاس ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں 8134
टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। जबकि दूसरे नंबर पर जर्मनी है। जर्मनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि 3,352 टन सोना उसके ज़खायर में मौजूद है। और तीसरे नंबर पर है इटली। इटली के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर 2,452 टन सोने के ज़खायर हैं। इसी तरह चौथे मुकाम पर फ्रांस है, 2,436.97 टन सोना फ्रांस के ज़खायर में मौजूद है। और एशियन फेडरेशन की जब बात आती है तो बताया जाता है कि 2,335 या 2,336 टन सोने के ज़खायर वहाँ पर मौजूद है। चीन का मुकाम आपको बता दूं कि 6वां है और उसके पास 2,264 टन सोने के ज़खायर पाए जाते हैं। 7वें मुकाम पर जापान था लेकिन अब हिंदुस्तान उस मुकाम पर आ गया है। और हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि फिलवक्त हिंदुस्तान के पास 855 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। जबकि जापान 846 टन के साथ 8वें नंबर पर आ गया है और हिंदुस्तान 7वें नंबर पर पहुंच गया है। नीदरलैंड के बारे में कहा जाता है कि नीदरलैंड के पास 613 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। जबकि तुर्की के पास आप देखेंगे कि 587 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। पुर्तगाल के पास 383 और पोलैंड के पास आप देखेंगे कि 378, उज़्बेकिस्तान के पास 366 और बरतानिया के पास 311 के साथ साथ कजाकिस्तान के पास 299 और स्पेन के पास 282 टन सोना मौजूद है। और अगर आप सऊदी अरब की बात करेंगे और समझते होंगे कि सऊदी अरब के पास सोने के ज़खायर वाफर मकदार में मौजूद हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि सऊदी अरब के पास जो सोने के ज़खायर बताए गए हैं वो ज़्यादा नहीं है, बल्कि 323 टन सोना सऊदी अरब के सोने के ज़खायर में मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जहां तक सोने की कीमत का सवाल है, सोने की कीमतें 2024 में जो कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो 20% तक इजाफा हुआ है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि हिंदुस्तान सोना जमा करने वाला दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है। और इस मामले में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी मरकज़ी बैंक है गुज़िश्ता कई माह से मुसलसल सोने की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। और आपको ये भी बता दूं कि जिस मुल्क में सोने के ज़खायर ज़्यादा होंगे वहाँ जो है उसकी जो माली इस्तेकाम है, माशी इस्तेकाम है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि माली साल के जारिया साल के जो माली साल है उसके पहले 6 माह में हिंदुस्तान ने 32 टन सोना ख़रीदा है। जबकि इंडिया में सोने के जो ज़खायर हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है 855 टन से तजावज़ कर गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक हिंदुस्तान में सोने के जो ज़खायर मौजूद हैं उसकी मौजूदा कीमत तकरीबन 66 अरब बताई जाती है। जबकि हिंदुस्तान 3 मुल्कों से सोना खरीदता है, एक तो मुत्तहिदा अरब इमारात है, दूसरा स्विट्ज़रलैंड है और तीसरा जनूबी अफ्रीका है। इसके अलावा आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के पास सोने के ज़खायर की जब बात आती है तो सिर्फ उसके पास 65 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान किस तरह फ़र्क पाया जाता है, किस तरह तफावत पाया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान के बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है जो बढ़कर 704 अरब डॉलर्स हो गए हैं। नाज़रीन हम आपको लिए चलते हैं स्पेन के बारे में आपको बता दें कि वहाँ हलाकत ख़ैज़ तूफ़ान का सिलसिला जारी है। सैलाब ने आम जिंदगी मफलूज करके रख दी है। हाल तो यह है कि 200 से ज़ायद लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। और ये भी जो इतलात अभी आ रही हैं हमारे पास उसमें बताया गया है कि कम से कम 1900 लोग लापता बताए जाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। वैसे भी नाज़रीन आपने देखा होगा कि किस तरह खिलौना कारें होती हैं, उसी तरह के मनाज़िर वहाँ देखने में आ रहे हैं कि शदीद तूफ़ान के नतीजे में जो गाड़ियाँ बहकर आ रही हैं, कारें वगैरह, वो खिलौना कारों का मंजर पेश कर रही हैं। बहरहाल नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।